हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं चैप्टर 9 लाइट के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जहां पे हमने कवर किए थे 3 टॉपिक्स। पहले टॉपिक में बात करी थी हमने लाइट के फिनोमिनास के बेसिक्स के ऊपर, 2 फिनोमिनास जो हैं लाइट के, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उनके बारे में। फिर सेकंड टॉपिक में हम उन्हीं दोनों फिनोमिनास के लॉज की तरफ चले थे, दो लॉज थे दोनों में, उनकी बात करी थी। और फिर वीडियो हमने क्लोज किया था तीसरे और आखिरी टॉपिक, मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर्स एंड कनकेव मिरर्स के साथ। एक ऐसा टॉपिक था जहां पे रिफ्लेक्शन का जो एप्लीकेशन है मिरर्स के एरिया में होता है जो, उसकी बात करी थी। उसको सीखना चाहते हैं बढ़िया से तो इस वक्त ऊपर आते हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में बात को कंटिन्यू करेंगे और लेके चलेंगे चैप्टर के सेकेंड हाफ में। टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे 3। तीसरा टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है उसकी बात होगी, जिसमें हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर्स के बारे में। बाकी दोनों मिरर्स की बात हो चुकी है, प्लेन मिरर्स और कनकेव मिरर्स। अब हम कन्वेक्स मिरर्स पे जाएंगे। फिर फोर्थ टॉपिक में चलेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमिना से रिलेटेड एप्लीकेशन एरिया में, जहां पे बात होगी लेंसेज। लेंस एक ऐसा एरिया है जहां पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना एक रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात होगी और इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है अलग अलग लेंसेज में, उस पर बात होगी। फिर हम चैप्टर को फाइनली क्लोज करेंगे 5th एंड लास्ट टॉपिक से, जहां पे बात होगी न्यूमेरिकल्स फॉर मिरर्स एंड लेंसेज के ऊपर। टॉपिक ये 3rd एंड 4th टॉपिक पे ज़्यादा डेप्थ में बात करता है। 3rd एंड 4th टॉपिक पे एक बेस लेवल पे बात हुई थी और इस 5th टॉपिक में एक डीप लेवल पे बात होती है। तो चलिए बिना किसी डिले के चलते हैं टॉपिक नंबर 3C के ऊपर, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर्स। कन्वेक्स मिरर्स के केस में, यानी कि ऐसे मिरर्स जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ टर्न होता है, इनमें इमेज फॉर्मेशन की हम बात शुरू करें इससे पहले ये बात जान लो कि पिछले एपिसोड यानी कि कनकेव मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं ऑलरेडी, जो इस एपिसोड में फिर से इस्तेमाल होंगी। इसलिए अगर वो एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो। अब बात को आगे बढ़ाएं तो ये था वो डायग्राम जो कनकेव मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन में सबसे शुरू में इस्तेमाल होता था, और सारे एक्सप्लेनेशंस हटाने पे ये दिखाई देता था कुछ ऐसा। अब सवाल ये आता है कि कन्वेक्स मिरर्स के केस में इस डायग्राम में क्या बदलाव आएगा। तो लॉजिकली समझते हैं। पिछली बार कनकेव मिरर्स के केस में डायग्राम था कुछ ऐसा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस था इस तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन क्योंकि अब बात हो रही है कन्वेक्स मिरर की, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टर्न्ड आउटवर्ड्स होगा, यानी कि राइट हैंड साइड में। और क्योंकि एज अ रूल हम हमेशा रेज जो हैं उनको लाते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, और तब मिरर पे उनको फॉल कराते हैं। तो अब हम ये कन्वेक्स मिरर अगर इसी पोजीशन में रखते हैं तो रेज इसके रिफ्लेक्टिंग साइड पे फॉल नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हम इस कन्वेक्स मिरर को घुमा के रख देते हैं कुछ ऐसे। और अब हम देख सकते हैं कि जो रेज लेफ्ट साइड से आ रही हैं वो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेंगी। अब इस मिरर में अगर हम बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह लेबलिंग्स करें तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। इस मिरर का सेंटर क्या हो गया, P। फिर जिस स्फेयर का ये मिरर एक पार्ट है उसका सेंटर क्या हो गया, C। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट आता है वो हो गया F। तो इस प्रकार से ये हो जाता है वो डायग्राम जो हम कन्वेक्स मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन के लिए शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो इमेज फॉर्मेशन जो हम करें वो हमारा खुला खुला हो, हौच पौच ना लगे, इसके लिए हम F और C पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर लेंगे। इस चेंज को करते वक्त ध्यान सिर्फ ये रखना है कि PF का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए FC डिस्टेंस के। बाकी मिरर का कर्वेचर यहाँ पे कम या ज़्यादा रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद बिल्कुल जैसे हमने कनकेव मिरर्स में किया था वैसे ही अगर हम उन रे के रास्तों की बात करें जो इमेज फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को आसान कर देते हैं, तो इस बार हम सीखेंगे सिर्फ 2 रास्तों को। रास्ते भी बिल्कुल पिछली बार की तरह हैं। पहला रास्ता है जब रे जारी होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ये रे मिरर पे फॉल करेगी तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कौन सी होगी, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। ये होगी एक ऐसी लाइन जो C से पास करेगी। और अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएं तो ये बात ध्यान से सुन लो, वो हमेशा जाती है एक ऐसे रास्ते पे जिसको हम अगर पीछे की तरफ लेके जाएं तो वो दिखाई देता है फोकस से आता हुआ, यानी कि द रे गोज अलोंग अ पाथ वेयर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F। कनकेव मिरर्स के केस में एक्चुअली F से पास होती थी, जबकि यहाँ पे F से आती हुई दिखाई देती है। एक तो हो जाता है ये रास्ता। इसके बाद दूसरा रास्ता कौन सा होगा खुद बता सकते हो, जब रे जारी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब जब ये रे मिरर पे गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। यानी कि रे इसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। इट कम्स बैक अलोंग द सेम पाथ। ये हो जाता है दूसरा रास्ता। अब स्टार्टिंग डायग्राम और रे के अलग अलग रास्तों को सीख लेने के बाद
हम कन्वेक्स मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, जहाँ पे हमने कनकेव मिरर्स में 6 केसेस देखे थे, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर्स में सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, यानी कि बहुत बहुत दूर, और ऐसे केस में हम बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह ऑब्जेक्ट को रखते हैं कुछ ऐसे, और उसके दोनों एंड पॉइंट से हम एक एक रे लाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर करती हैं फोकस से आती हुई, और यही हो जाता है हमारा इस केस का रे डायग्राम। इसमें इमेज की डिटेल्स देखें तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट तो कर नहीं रही, इसका मतलब जहाँ से वो आती हुई दिखाई दे रही हैं वहीं पे इमेज बनेगी, यानी कि इमेज बनेगी फोकस पे। और साइज उसका कैसा है? पॉइंट साइज्ड। प्लस नेचर की बात करें तो रेज क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रही बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, तो इसलिए नेचर हो गया वर्चुअल। और इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड पे तो कोई टिप्पणी नहीं करी जा सकती क्योंकि इमेज बनी है पॉइंट साइज्ड। तो ये हो गई इस केस की इमेज की डिटेल्स। इस केस की ऐसी कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, इसको हमने सीखने के लिए सीख लिया है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो कैसी बनेगी उसकी इमेज। अब चले हम दूसरे केस पे, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आने लगता है तो हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम यहाँ कह सकते हैं एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी इमेज बनाते हैं। एक रे ले जाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई दिखाई देगी। फिर दूसरी रे कहाँ ले जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये आ जाएगी इसी रास्ते पे वापस। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को अगर हम आगे ले जाने लगे तो ये हमेशा एक दूसरे से दूर ही होती जाएंगी, यानी कि इमेज बनेगी मिरर के पीछे जहाँ से ये रेस आती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो हो जाता है ये वाला पॉइंट। अब इमेज की डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। पोजीशन क्या हो गई? बिहाइंड द मिरर। फिर साइज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा, यानी कि डिमिनिश्ड। और फाइनली नेचर क्या हो गया? वर्चुअल। एंड सीधी बनी है तो इरेक्ट। इस पूरे सेकंड केस को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू। एक शार्पनर जो मिरर के सामने रखा है वो मिरर के अंदर बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। यही तो हो रहा था हमारे रे डायग्राम में। अब फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे केस का कोई एप्लीकेशन आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है, तो इसके 2 मेन एप्लीकेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होते हैं। पहला है पार्किंग मिरर, जो पार्किंग के एरियाज में इस्तेमाल होता है, जो बिल्डिंग्स में मोस्टली बेसमेंट में टर्निंग पॉइंट्स पे इंस्टॉल होता है, ताकि उन एरियाज में बेटर विजिबिलिटी, यानी कि हम बेहतर देख पाएँ और वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो। फिर दूसरा एप्लीकेशन आप खुद भी शायद सोच सकते हैं, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर में भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें पीछे के पूरे ट्रैफिक का एक वाइडर व्यू मिलता है एक छोटे से मिरर में, जिसकी मदद से हम सब सेफ ड्राइविंग कर पाते हैं। एप्लीकेशंस ये सिंपल ज़रूर हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनका यूज़ वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं ये। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा थर्ड टॉपिक। वेल डन टू यू। अब तक आप जानते होंगे ब्रेक लेना है तो दिस इज द पॉइंट, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे टॉपिक नंबर 4, लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज की तरफ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोनों तरह के जो लेंसेज हैं, कनकेव और कन्वेक्स, उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है और किस कारण से होता है, उस पर बात करता है ये टॉपिक। एंटर करने जा रहे हैं एक नई दुनिया में, और बात को शुरू करेंगे एक थॉट से। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों में कॉमन है? मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरास, बाइनोकुलर्स, और आखिर में हमारी आंखें। सोचो सोचो, लेंसेज। लेंस है वो पार्ट जो इन सारे ही एप्लीकेशंस में कॉमन पॉइंट है। कोई सा भी एप्लीकेशन पिक कर लो, सब लेंसेज पे ही बेस्ड हैं। इसी सवाल को कि ये सारी की सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस इतने छोटे से पार्ट पे कैसे बेस्ड हैं, इसी के पीछे की साइंस के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। बातों का सिलसिला सवाल से शुरू करें तो सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि लेंस एग्जैक्टली होता क्या है। इसका जवाब सुन के शायद आप चौंक जाएंगे। पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज कर्व्ड, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कर्व्ड है। इतनी सी बात काफ़ी है किसी चीज़ के लेंस होने के लिए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि ग्लास या फिर प्लास्टिक या फिर कोई और मटेरियल। चश्मों की बात करें तो उसमें पॉलीकार्बोनेट नाम का मटेरियल इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें कई सारे अलग अलग फीचर्स हैं। सबसे बड़ा जिसमें से एक ये है कि गिरने पे टूटता नहीं है। अच्छा, लेंस सिंपल होता है ये तो समझ गए, लेकिन क्या लेंसेज में भी कोई बड़ी बड़ी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं? क्या कोई बड़े टाइप्स हैं जो लेंसेज में होते हैं? तो हाँ, लेंसेज में होते हैं 2 बड़े टाइप्स। सिंपल से होते हैं। अगर मैं आपको एक ग्लास का मटेरियल दूं और मैं 2 तरह के लेंस बनाने को दूं तो शायद आप यही दोनों बनाएंगे।
एक होता है जो बीच में से थिक और साइड्स में से थिन होता है, और दूसरा इससे ऑपोजिट, बीच में से थिन और साइड्स में से थिक। पहले को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, दूसरे को कहते हैं कॉनकेव लेंस। दिखते कैसे हैं ये तो समझ गए, लेकिन इनका नेचर कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ऐसी क्या खास बात है इन लेंसेज के अंदर? तो इस बात को हम जाने तो इससे पहले तो ये चीज़ ध्यान करनी ज़रूरी है कि हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि रिफ्रैक्शन किस किस मटेरियल में होता है। रिफ्रैक्शन सिर्फ उन मटेरियल्स में होता था जो ट्रांसपेरेंट होते थे, विच मीन्स कि लेंसेज में भी रिफ्रैक्शन ही होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब मुद्दे की बात यानी कि नेचर पे आए तो कन्वेक्स लेंस का नेचर, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जो भी लाइट रेज इसके ऊपर आती हैं ये उनको एक पॉइंट पे ले आता है, यानी कि उनको कन्वर्ज कर देता है, और यही कारण है कि इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बुलाया जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ कनकेव लेंस क्या करता है, इससे ऑपोजिट वर्क करता है। जो रेज उसके ऊपर आती हैं वो उनको एक पॉइंट से दूर ले जाने का यानी कि डाइवर्ज करने का काम करता है, इसीलिए उसको क्या कह देंगे, डाइवर्जिंग लेंस। इन दोनों लेंसेज के इस नेचर की पावर, इसकी ताकत ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए एक बढ़िया उदाहरण देखें तो वो ये है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं जिनकी आईसाइट हो जाती है वीक, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के इसी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर की वजह से ही अपनी व्यूइंग को बेटर कर पाते हैं। सोच के देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक घुमा हुआ टुकड़ा ही तो है जो किसी को देखने की शक्ति दे रहा है। कमाल नहीं है तो क्या है। ऑल्सो एक समय ऐसा भी था जब ये लेंसेज एग्जिस्ट नहीं करते थे, यानी कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम रहती थी वहाँ पे, उसकी व्यूइंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव नहीं होती थी। लेंसेज के बेसिक्स जान लेने के बाद अब हम अपने सेशन के मेन सवाल कि इन सारी की सारी एप्लीकेशंस में इमेज फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो लेंस की मदद से कैसे एग्जैक्टली पॉसिबल हो पाता है, इस बात को सीखेंगे। और जैसे किसी भी बड़ी चीज़ को सीखने के लिए एक बेसिक फाउंडेशन होना, एक बेस होना ज़रूरी है, वैसे ही इमेज फॉर्मेशन में भी दो बातें सीखनी ज़रूरी हैं। पहला है वो स्टार्टिंग डायग्राम जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस शो होता है। कन्वेक्स लेंस के केस में बात करें तो स्टार्टिंग डायग्राम होता है ये। अब मिरर से अगर हम यहाँ पे इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एफ और एक एक्स्ट्रा सी है। उसका कारण है और वो ये कि लेंस में दो कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट वाला कर्वेचर होता है इस पूरे स्फेयर का पार्ट और उसके एफ और सी हैं राइट वाले, और बिल्कुल इसी तरह से राइट वाला कर्वेचर होता है इस पूरे स्फेयर का पार्ट जिसके एफ और सी हैं लेफ्ट वाले पॉइंट्स। और ये जो पॉइंट ओ है लेंस के सेंटर में, ये लेंस का सेंटर ही है, नाम इसका है ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, आप जब इस डायग्राम को बनाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये सारे पॉइंट्स थोड़े दूर दूर हैं, और इम्पॉर्टेंट बस ये है यहाँ पे कि ओ एफ डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए एफ सी डिस्टेंस के, लेंस के दोनों ही तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब ये स्टार्टिंग डायग्राम हो गया कन्वेक्स लेंस में, और बिल्कुल इसी तरह से अगर कनकेव लेंस में आप सोच के देखें तो उसका स्टार्टिंग डायग्राम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन इसके बिल्कुल ऊपर वाले डायग्राम जैसे ही हैं, कोई नई बात नहीं है। ये हमने सीख लिया दोनों ही लेंसेज में स्टार्टिंग डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन की फाउंडेशन पूरी हो जाए इसके लिए एक चीज़ और सीखेंगे, और वो है रे के वो रास्ते जो लेंसेज के केस में वो लेती हैं, जिनकी मदद से इमेज फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। मिरर्स में भी हमने ये रास्ते कर रखे हैं। अब स्टार्टिंग डायग्राम दोनों लेंसेज के हैं ये, और इस पे ही हम रे पाथ्स बनाएंगे। टोटल दो रास्ते सीखेंगे। पहला रास्ता होता है जब इंसिडेंट रे आ रही होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये लेंस है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, यानी कि यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। तो रे जब रिफ्रैक्ट करती है तो कन्वेक्स लेंस के केस में ये पास करती है थ्रू द फोकस, यानी कि F2 पॉइंट से पास करती है। और दूसरी तरफ कनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद ये रे जाती है एक ऐसे रास्ते पे जिसको अगर पीछे लाके देखा जाए तो वो फोकस से पास होता दिखाई देता है, यानी कि द रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम F। ये हो गया पहला रास्ता। इसके बाद दूसरा रास्ता होता है जब इंसिडेंट रे जारी होती है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, यानी कि पॉइंट O की तरफ। और ये केस तो और भी आसान है। इस केस में रे बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जाती है दोनों ही लेंसेज में, कन्वेक्स और कनकेव। ये हो जाते हैं हमारे दो सिंपल से रे के रास्ते। अब हमारी फाउंडेशन बिल्ड हो गई है और हम लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन करने के लिए रेडी है। तो बात शुरू करते हैं कन्वेक्स लेंस से। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस रखेंगे यहाँ पे और उसके हिसाब से देखेंगे कि इमेज में क्या चेंज आ रहा है। स्टार्टिंग डायग्राम हमारा था ये, और रे के जो रास्ते हमने सीखे थे उनको इस्तेमाल करेंगे। तो पहली पोजीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट जब होता है इन्फिनिटी के ऊपर, इसको हम दिखा देंगे कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल देखें तो सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे होता है। अब इसमें से किस तरह से रेज आएंगी, दो रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी बहुत ज़्यादा दूर होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल आती हैं। अब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा ये आप जानते हैं, रेज ये जाएंगी फोकस के थ्रू। तो अब हम इमेज की डिटेल्स देख सकते हैं। पोजीशन क्या हो गई, फोकस पे। साइज़ कैसा हो गया, पॉइंट साइज्ड, बहुत ही छोटी बनी है। और नेचर कैसा हो गया, रियल, क्योंकि एक्चुअली रेज मीट कर रही हैं तो रियल हो गया। इन्वर्टेड या इरेक्ट पे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इमेज है पॉइंट साइज्ड। ये हो जाती हैं इस इमेज की सारी डिटेल्स। अब इसके इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके एप्लीकेशन की तरफ मूव करें तो पहला एप्लीकेशन इसका है मैग्नीफाइंग ग्लास में पेपर को बर्न करने के लिए। जहाँ पे सूरज से जो सारी रेज आ रही हैं वो जब एक पॉइंट पे, सही पॉइंट पे फोकस करी जाती हैं पेपर पे, उसको एडजस्ट करके, तो वो उस पॉइंट से बर्न हो जाता है। फिर इसका दूसरा एप्लीकेशन एक ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है जिसमें किसी इंसान की जो आईसाइट वीक हो जाती है, जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन अगर देखें तो वो है ये वाली, जिसमें जब वो पास की चीज़ें देख रहा होता है तो आई लेंस उसका थिक होता है और तब इमेज फॉर्म हो रही होती है रेटिना पे। लेकिन जब यहाँ पे आंखों में एक प्रॉब्लम हो जाती है और उसका आई का लेंस परमानेंटली थिन हो जाता है, तो ये होता है कि इमेज जो बन रही है वो रेटिना पे ना बन के वो बनती है रेटिना से थोड़ा और पीछे, और अब वो इंसान प्रॉपर्ली नहीं देख सकता पास की चीज़ों को। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, सोच के देख लो। और इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग अ करेक्ट कॉन्वेक्स लेंस। एक सही प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस अगर यहाँ पे इस्तेमाल करा जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और इसमें हो बेसिकली ये रहा है कि अब जो रेज आ रही हैं कॉन्वेक्स लेंस से आई लेंस के ऊपर, वो कन्वर्ज होके आ रही हैं। इसलिए अब जो आई लेंस इमेज बनाएगा आंखों में, वो पीछे ना बनाते हुए वो वापस रेटिना के ऊपर बना देता है। इतनी कमाल की बात है ये, सोच के देखा जाए तो। एक छोटे से कांच के टुकड़े की मदद से एक इंसान को देखने की शक्ति वापस मिल रही है। सुपर सुपर अमेजिंग। फन फैक्ट फॉर यू, 1300 में जो पहली बार करेक्टिव आई ग्लास इस्तेमाल हुआ था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। कितना सिंपल सा दिख रहा है देखो। और आज की डेट में जो आई ग्लास हम इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ऐसा है, स्टाइलिश सा, बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी। अब वापस केस पे आ जाएं और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ लाएं तो इन्फिनिटी से आगे हम क्या कह देंगे, वेरी फार फ्रॉम द लेंस। इनफाइनाइट नहीं है लेकिन बहुत दूर है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं मून का, क्योंकि मून अर्थ से काफ़ी पास है अगर हम उसे कंपेयर करें सन के डिस्टेंस से। तो इस केस में भी हम लाते हैं पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और अब उसकी इमेज जो बनती है वो फोकस पे नहीं बन रही है, वो बन रही है फोकस से थोड़ा सा आगे। और उसका साइज़ भी कैसा हो गया, इस बार उसका साइज़ हो गया है बड़ा पहले से। ऑल्दो अगर हम उसे अभी भी ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करें तो वो बहुत ही छोटा है। फिर नेचर की बात करें तो वो रियल है या वर्चुअल, जानते हैं आप, रियल है। और इमेज ये बनी है इन्वर्टेड, पलट गई है तो इन्वर्टेड। ये हो जाता है हमारा सेकंड केस। अब इस बार ऑब्जेक्ट को काफ़ी आगे लेके आ जाएंगे और रखेंगे लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पहले। बिहाइंड सी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो अब यहाँ पे इमेज आप खुद बना सकते हैं। दोनों रेज निकालेंगे ऑब्जेक्ट की टिप से, एक पैरेलल और एक ओ की तरफ, और उसकी इमेज बनती है एज वी कैन सी फोकस से आगे और सी से पहले। तो जब भी ऑब्जेक्ट होगा सी से पहले तो इमेज हमेशा बनती है एफ और सी के बीच में ही। फिर साइज़ यहाँ पे देखें तो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। और नेचर अपने आप देख सकते हो, उसकी बात अब फिर से नहीं कर रहे हैं। हम चले जाते हैं तीसरे केस पे, जब ऑब्जेक्ट और आगे आके आ जाता है सी के ऊपर, और इस बार बिल्कुल पिछली बार की तरह इमेज बनाते हैं तो वो बनती है सी के ही ऊपर। प्लस उसका साइज़ कैसा है, उसका साइज़ हो गया है ऑब्जेक्ट के साइज़ जितना। ये पहली बार है जब इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ जितना हुआ है। अभी तक जितने भी केसेस थे उसमें इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा था। फिर नेचर यहाँ पे सेम है पिछली बार की तरह। और अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे और लेके आते हैं और इसको रखते हैं सी और एफ के बीच में, यानी कि बिटवीन एफ एंड सी। और अब इसकी इमेज बनाओ और देखो कहाँ पे बनती है इसकी इमेज। इसकी इमेज बनती है बियॉन्ड सी, यानी कि सी के भी आगे बनती है इसकी इमेज। फिर साइज़ देखें इसका, तो साइज़ इस बार इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज़ से कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। ये अगेन पहली बार ऐसा हो रहा है, यानी कि सी के आगे जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा और वो एफ की तरफ मूव करेगा तो इमेज का साइज़ धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। बाकी नेचर यहाँ पे देखें तो वो अगेन उसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ से हम अपने एक्सपेरिमेंट को लेके चलते हैं अपने अगले केस, जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस के ऊपर। इमेज बनाना आप सीख गए हैं तो दो रेज निकालिए यहाँ पे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ओ की तरफ डायरेक्टेड। जब रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो जाता है तो हम देखते हैं कि ये दोनों रेज कैसी जा रही हैं, पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि आगे जाके रेज मीट नहीं करेंगी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि पीछे अगर इन रेस को ले जाते हैं तो पीछे भी अपीयर टू मीट वाला केस नहीं है इनमें।
तो ना तो आगे मीट कर रही हैं और ना पीछे। तो फिर सवाल ये आता है कि इमेज बनेगी एक्चुअली या नहीं बनेगी। तो इमेज यहाँ पे बनती है और इसको हम कहते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से यहाँ पे मतलब एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी का मीनिंग ही ये होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे कि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो एक छोटी रेंज में होता है, 20 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक। तो इमेज अगर बन रही है लेट से एट 20 मीटर्स और 50 मीटर्स, तो वो एक बहुत ज़्यादा दूर वाली पोजीशन है जिसको हम कह सकते हैं इन्फिनिटी। फिर दूसरी बात, इमेज के साइज़ की बात करें तो उसको भी हम इसी एक्सप्लेनेशन के बेस पे आंसर कर सकते हैं कि इमेज का साइज़ यहाँ पे कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। और ये बात हम पिछले केस में भी देखते आए हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी से एफ की तरफ आ रहा होता है तो वहाँ पे जो इमेज बनती है उसका साइज़ कैसा हो रहा था, वो लगातार इंक्रीज हो रहा था। और अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आया तो जो इमेज बनी उसका साइज़ सबसे ज़्यादा एनलार्ज है। और तीसरी और आखिरी बात, नेचर की बात करें तो वो भी पिछले एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ही हम ये कह सकते हैं कि इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। इस पूरे फिफ्थ केस में अगर आप अब ये कहें कि ये जो साइज़ की डिटेल और नेचर की डिटेल है कि इमेज हाईली एनलार्ज है और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, ये दोनों डिटेल्स इमेज की जो रेज हैं उससे मैच नहीं करती हैं, तो ये बात एक लेवल पे ठीक भी है। तो यहाँ पे लॉजिक से रिलेट करेंगे, जो हमने समझा है रेज जैसी दिख रही हैं उससे रिलेट नहीं करेंगे। अब बात रह जाती है छठे और आखिरी केस की, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, फोकस और ओ के बीच में किसी भी पॉइंट पे। लेट से अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अब इसकी इमेज खुद बना के देखिए आप, तो रेज जब इसकी आगे लेके जाएंगे तो हम देखते हैं कि वो आगे चल के कहीं पे भी मीट नहीं होती, यानी कि इस बार इमेज रियल नहीं बन रही है। तो इस बार हमें रेज को पीछे ले जाके देखना होगा कि वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, और वो पॉइंट है ये, यानी कि इमेज बनेगी यहाँ पे। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड एट द सेम टाइम साइज कैसा हो गया इमेज का, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से। फिर पोजीशन हम इसकी देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि लेंस के सेम साइड जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन रही है। तो हम कह सकते हैं दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इस केस के एप्लीकेशन की बात करें तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे हम चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हैं। आंसर शायद आप जानते होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास। और एक नहीं बल्कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल होता है, जैसे कि बायोलॉजिस्ट के द्वारा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की फाइनल डिटेल्स को देखने के लिए, या फिर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन पार्ट्स की बहुत ही फाइन डिटेल्स को देखने के लिए। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पे क्लॉथ में छोटी छोटी डिटेल्स को हम इसकी मदद से देख सकते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, बट ओवरऑल वो काफ़ी यूज़फुल भी है। ये हो जाते हैं हमारे कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस कंप्लीट। इसकी डिटेल्स की ये शीट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी इमेज फॉर्मेशन देखा उसमें एक समय पे एक ही केस इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब हम इसको एक लेवल ऊपर ले जाके देखते हैं उन एप्लीकेशंस को जहाँ पे एक से ज़्यादा केसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बार लेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इंटरेस्टिंग है ये। 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल है ये, क्या आप गैस कर सकते हैं कौन सी चीज़ है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक ऐसा इन्वेंशन जिसने बायोलॉजी के एरिया में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी मदद से हम अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स की बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस देख सकते हैं। इसमें अगर इमेज फॉर्मेशन पे ये सवाल पूछा जाए कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज ये ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कैसे कर पाता है, तो एक सेकंड के लिए ध्यान करो जितने भी केसेस हमने करे उसमें से कौन कौन से ऐसे केस थे जिसमें इमेज मैग्नीफाई हो रही थी। पहला केस था जब ऑब्जेक्ट था एफ और सी के बीच में, और दूसरा केस था जब ऑब्जेक्ट था एफ और ओ के बीच में। यही दोनों केसेस यहाँ पे कंबाइंड होकर इस्तेमाल होते हैं कुछ इस तरह से। इसमें सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जिसकी इमेज लेफ्ट साइड वाले लेंस की मदद से बनती है यहाँ पे। अब ये इमेज थोड़ी सी मैग्नीफाई हो चुकी है। फिर इसी इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट रखा जाता है दूसरे वाले लेंस, राइट साइड वाले लेंस के लिए, और तब हमें जो इमेज मिलती है वो है ये बड़ी वाली इमेज। छोटा सा जो चीटा शुरू में था वो अब कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हो चुका है। यही पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। सुनने में ये आसान लगा होगा, लेकिन कलाकारी यहाँ पे इस चीज़ की है कि दोनों जो लेंस पिक करे हैं वो किस किस फोकल लेंथ के हैं, प्लस उन दोनों के बीच में डिस्टेंस किस तरह से अरेंज किया गया है। एक फन फैक्ट आपके लिए, सबसे पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना था वो ऐसा नहीं बल्कि वो दिखाई देता था कुछ ऐसा। कितना सिंपल है ये, और इसका काम भी काफ़ी सिंपल था। इतना ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं करता था ये जितना आज का कंपाउंड माइक्रोस्कोप करता है। ऑल्सो इस पॉइंट पे आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट व्यू करना चाहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर।
फिर दूसरी एप्लीकेशन और भी गजब है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहाँ पे छोटी चीज़ों को बारीकी से देखता है। वहीं पे दूसरी एप्लीकेशन इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, बहुत दूर की चीज़ों को बारीकी से देखती है। ये नाम है इसका टेलीस्कोप। छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में दुनिया में, जिसमें से ये एक टेलीस्कोप है जो गैलेक्सीज की, स्पेस में जितनी अलग अलग गैलेक्सीज हैं उनकी अलग अलग इमेजेस लेके दिखाता है। क्या कमाल की पावर है, इतनी दूर दूर की इमेजेस लेता है। सोच के देखा जाए तो कितनी ज़्यादा दूर की चीज़ों की इमेजेस हमें लेके दिखा सकता है ये। इसी का एक सिंपल वर्जन देखें तो वो होता है कुछ ऐसा, और इसकी मदद से हम एक मून की इमेज को बढ़िया से देख सकते हैं। इसके इमेज फॉर्मेशन डायग्राम की तरफ जाएं तो अगेन दो ऐसे केसेस अगर हम सोचें जो यहाँ पे काम करेंगे, तो पहला केस है कौन सा करा था हमने, ये जब ऑब्जेक्ट था वेरी वेरी फार, मून के केस में। तो इस केस की मदद से हमें क्या मिलेगी, मून की एक छोटी सी इमेज फोकस के आगे। फिर दूसरा केस क्या करेंगे, ये मून की इमेज बहुत ज़्यादा छोटी है, इसको बड़ी करने के लिए एक और केस इस्तेमाल करेंगे। वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है छठा वाला केस, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है F और O के बीच में, और वो फिर एक मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। इसका कंबाइंड डायग्राम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें शुरू में आप देख सकते हैं कि पैरेलल रेज आ रही हैं, जैसे ऊपर आ रही हैं, और फिर जो इमेज बनी वो है ये। फिर दूसरे वाले केस की मदद से इसी की एक मैग्नीफाइड इमेज बन जाती है इस पॉइंट पे। तो ये हो जाता है इमेज फॉर्मेशन टेलीस्कोप के अंदर। इस मोमेंट में ये भी देखो कि साइंस जो है ओवरऑल वो कितनी सिंपल है, और काम जो हो रहा है इसके थ्रू वो कितना बड़ा है। तो इंटरेस्टिंग है। इस पॉइंट पे एक चीज़ कहेंगे आपसे, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्सपेरिमेंट्स करना, प्रैक्टिकल्स करना बहुत पसंद है, तो वो एक अपना पर्सनल टेलीस्कोप, एक सिंपल सा टेलीस्कोप बना के देख सकते हैं। बात ये बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसका एक लिंक दे दिया है ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, और इस कमिंग वीकेंड पे आप इसको बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको बनाते हैं वो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आप सब इस पॉइंट तक आए हैं, इसका मतलब आपने बहुत बढ़िया से अभी तक का पोर्शन सुना है, तो इसके लिए अ बिग फैट थम्स अप तो बनता है आपके लिए। वेरी गुड। अब कनकेव लेंसेज के केसेस की बात करें तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाते हम, लेकिन क्योंकि उसके 6 केसेस नहीं हैं, उसमें सिर्फ 2 केसेस में ही पूरी की पूरी बात कवर हो जाती है, तो इसलिए उसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो थोड़ी सी एनर्जी और खींच लो और करते हैं कनकेव लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन की बात। और बात करने के लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए तो उसके लिए इसके एप्लीकेशंस की एक छोटी सी झलक देख लो। ये फ्लैशलाइट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, फिर ये घर के जो एंट्री डोर्स होते हैं उसके पीप होल में, बताएंगे इस पे बात करेंगे, उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है सिक्योरिटी पर्पस से। और इसका तीसरा और सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि ये दूर की जो देखने की क्षमता है वो जिन लोगों में हल्की हो जाती है उसको बनाने की शक्ति रखता है। क्या कमाल बात है। तो इसी बात पे करते हैं शुरू इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंसेज में, और स्टार्टिंग डायग्राम हम जानते हैं वो होता है ये, पहले देख चुके हैं। अब पहला केस ले लें तो ये आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, और प्लेस हम करते हैं उसको कुछ ऐसे, एंड एज यूजुअल उसमें से क्या आती हैं, 2 रेज आती हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, और ये रेज लेंस को टकराने के बाद कहाँ जाएंगी ये हम सीख चुके हैं। दे विल गो अलोंग अ पाथ, एक ऐसे रास्ते पे जाएंगी जिसको अगर पीछे खींचा जाए तो वो फोकस से आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इस केस में इमेज बन जाएगी किस पॉइंट पे, फोकस पे, और उसका साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज, पॉइंट के जितनी होगी, बिल्कुल छोटी सी। और नेचर कैसा होगा ये भी जानते हो, क्योंकि रेज आगे जाके नहीं मिल रही हैं, यानी कि पीछे जाके हमको देखना पड़ रहा है कि कहाँ पे बन रही हैं। सो इमेज हो गई वर्चुअल। और इरेक्ट और इन्वर्टेड की बात तो क्या ही करें, क्योंकि इमेज है पॉइंट साइज्ड, तो पॉइंट तो सीधा और उल्टा कहाँ ही होता है। ये तो हो गई टेक्निकल बातें। अब इसके एप्लीकेशन पे आएँ तो ये इस्तेमाल होता है फ्लैश लाइट्स के अंदर, यानी कि टॉर्चेस के अंदर अच्छे से फील्ड ऑफ व्यू दिखाने के काम आता है अंधेरे में। अब इसमें एक सेकंड के लिए ध्यान करो कि हमने कनकेव मिरर्स में एक केस किया था जिसमें हमने बल्ब रखा था फोकस पे, और उसमें मिरर से टकराने के बाद लाइट जाती थी कुछ ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे हमने टॉर्च में ही इस्तेमाल करने की बात करी थी। वो बात पूरी नहीं थी, अब उसकी बात कंप्लीट करते हैं। उतना प्रोसेस तो ठीक था, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइट हमेशा जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो यूज़फुल है, लेकिन उसका फील्ड ऑफ व्यू जो है, जो हमें दिखाई दे रही है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो उसको बढ़ाने के लिए ही अगर हम अभी वाले सेटअप को ही उसमें ऐड कर दें तो देखो कि यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू जो है, जितना हमें एरिया दिखाई दे रहा है वो बढ़ जाता है। ये हो जाता है वो पूरा तरीका जिससे फ्लैश लाइट्स इस्तेमाल होती हैं।
है ना इंटरेस्टिंग। एक तरफ है मिरर जो उस लाइट को पैरेलल करने के काम आ रहा है और फिर दूसरी तरफ है लेंस जो उसको आगे चल के फैलाने का काम कर रहा है। कितना सिंपल सा एप्लीकेशन है एंड एट द सेम टाइम इफेक्टिव है। इसके बाद इसका दूसरा एप्लीकेशन देखें तो वो है ये, जिसमें ये उन लोगों को देखने में हेल्प करता है जो दूर का नहीं देख पाते हैं। इसको सिंपली समझेंगे, हमारी आंखें जब दूर की चीज़ें देखती हैं तो उसका जो लेंस है वो थिन हो जाता है और तब जाके इमेज फोकस होती है रेटिना के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम वाले केस में क्या होता है, जो लेंस है वो परमानेंटली थिक हो चुका है, अब वो थिन नहीं हो पाता। इसलिए जो रेज अब दूर से आ रही हैं वो रेटिना पे ना फॉर्म होके वो फॉर्म होती हैं रेटिना के थोड़ा सा आगे। अब ये प्रॉब्लम सोच के देखा जाए तो कितनी बड़ी है। आई में एक परमानेंट सिचुएशन हो गई है जिसके कारण हम दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम आंखों के सामने एक सही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कनकेव लेंस लगा दें, सिंपली बोले तो एक कर्व्ड ग्लास लगा दें, तो जो रेज अब आई के लेंस के ऊपर पड़ेंगी वो सीधी ना आते हुए वो अब आई के लेंस पे थोड़ा सा डाइवर्ज होके आएंगी। जिससे अब क्या होगा, अब जब ये रेज आगे पहुंचेंगी तो ये रेटिना पे आगे ना बनते हुए वापस बन जाती हैं रेटिना के ऊपर। क्या कमाल बात है। इस बात की अमेजिंगनेस अगेन आप सोच सकते हो इस बात से कि एक पॉइंट ऐसा भी था जब लेंसेज एग्जिस्ट नहीं करते थे और लोग दूर की चीज़ें अगर नहीं देख पाते हैं तो वैसी ही उनकी सिचुएशन रहती थी, जो कि आज की डेट में नहीं होती है। सो इस पॉइंट पे कनकेव लेंसेज के लिए एक बढ़िया सा थैंक्स तो बिल्कुल बनता है। अब चलें दूसरे केस की तरफ। तो एक सेकंड के लिए रुक के अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के केसेस को ध्यान करें तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता था उसके बाद कौन कौन से 5 केसेस आते थे, पांचों ध्यान करते हैं। बिहाइंड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ, बिटवीन एफ एंड ओ। इन पांचों ही केसेस में जो भी हो रहा था कन्वेक्स लेंस में, इस बार कनकेव लेंस में ये सारी बातें एक ही केस के अंदर कवर होती हैं। ध्यान से सुन लो इस बात को। यही कारण है कि कनकेव लेंस में 2 ही केसेस में सारी बात कंप्लीट हम कर पाते हैं। तो अब मीनिंग क्या हुआ, हम इन पांचों केसेस में से ऑब्जेक्ट को किसी भी एक केस पे रख के देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम रख देते हैं लेट से यहाँ पे और बनाते हैं इसकी इमेज, तो डायग्राम बनाना आप ऑलरेडी जानते हैं। पहली रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर उसके बाद फोकस से आती हुई दिखाई देगी और दूसरी रे चली जाएगी डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से अनडिफ्लेक्टेड। इन रेस पे अगर ध्यान दे तो आगे चल के ये मीट नहीं होती, यानी कि हमें इन्हें पीछे ले जाके देखना होगा कि ये कहाँ पे जाके मिलती हैं, और वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट। ये बन गई इसकी इमेज। अब इसकी इमेज की डिटेल्स देखते हैं। पांचों ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस हैं उनके लिए अलग अलग तो नहीं बनाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पांचों में से कोई सी भी पोजीशन ले लो, लेकिन इमेज जो बनेगी वो हमेशा एफ और ओ के बीच में ही बनेगी, यानी कि इस वाले पोर्शन में। तो पोजीशन क्या हो गई इमेज की, बिटवीन एफ एंड ओ। और साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटी बन रही है, देख लो। फिर नेचर की बात करें तो वो बता सकते हो, इमेज है वर्चुअल क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, एंड एट द सेम टाइम वो इमेज है इरेक्ट, सीधी ही बन रही है, उल्टी नहीं बन रही है। ये तो हमने पढ़ लिया इस केस को। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे और देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इस केस की है ये, एक छोटा सा पार्ट है, शायद इस वक्त आप आइडेंटिफाई ना कर रहे हो क्योंकि इमेज बहुत पास से दिखाई दे रही है, लेकिन आपने इस पार्ट को कभी ना कभी देखा जरूर होगा। इसको कहा जाता है पीप होल, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी मदद से हम कहीं पे ताक झांक कर सकते हैं। और इसका कोई गलत ऐसा यूज नहीं होता, इसको लगाया जाता है एंट्री डोर के ऊपर। अमेरिकन कल्चर में ज्यादा कॉमन है ये ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से हम आसानी से देख सकते हैं कि जो जना हमारे घर में आया है वो कौन है, बिना उसको ये पता चले कि हम उसे देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के पीछे की साइंस को देखें कि ये क्या कलाकारी कर रहा है। तो ये एक बड़े फील्ड ऑफ व्यू को, एक बड़े ऑब्जेक्ट को एक छोटे से एरिया में करके दिखाने की क्षमता रख रहा है, जो कि इस केस में एक बढ़िया बात है, यूजफुल बात है। तो अगेन ये भी एक अच्छा इस्तेमाल है कनकेव लेंसेज का। इसी के साथ हो जाते हैं आपके कनकेव लेंसेज के भी केसेस कंप्लीट। तो एक और अंगूठा आपका बनता है। कनकेव लेंसेज के केसेस की इस नोट्स फाइल को आप अगेन डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एंडिंग नोट पे एक बात ये भी सीखो कि जितने भी हमने अभी तक एप्लीकेशंस देखे लेंसेज के, चाहे कनकेव या कन्वेक्स, उसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस भी होते हैं इन्हीं लेंसेज के, जैसे कि बाइनोक्यूलर्स, जो दूर की चीज़ को पास करके दिखाता है। सिंपली बोले तो एक तरह का छोटा टेलीस्कोप ही है ये। कोई जना जब किसी स्पोर्ट्स को देखने जाता है किसी बड़े स्टेडियम में, तो वहाँ पे वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए, अपने फेवरेट प्लेयर को देखने के लिए जैसे कि, इसका इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल एप्लीकेशन, बढ़िया एप्लीकेशन।
फिर इससे एक दूसरी एप्लीकेशन भी है जो इतनी सिंपल नहीं है, जो कि है कैमरा, जिसमें अगेन एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं और वो ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट को एक एरिया पे फोकस करने का काम करती है। तो जो भी आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं उसमें लेंसेज का इस्तेमाल होता ही है। बाइनोकुलर्स और कैमरास का इमेज फॉर्मेशन अगर आपका देखने का मन हो तो आप इंटरनेट पे सर्फिंग करके खुद से देख सकते हैं। चैप्टर का पार्ट वो नहीं है, लेकिन मज़े के लिए आप उसे कर सकते हैं। ये हो जाती है बात हमारी फोर्थ टॉपिक पे कंप्लीट। वेल डन टू यू। चैप्टर में काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं आप। ब्रेक लेना है तो दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि इसके बाद हम चलने वाले हैं फिफ्थ एंड फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, न्यूमेरिकल्स इन मिरर्स एंड लेंसेज। प्रीवियसली हमने ये सीखा कि कैसे मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से दोनों ही मिरर्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस पॉसिबल हो पाती हैं। और फिर हमने यही सेम काम किया लेंसेज के अंदर भी, दोनों ही लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के अंदर। बट इस पूरी की पूरी पढ़ाई में अब भी एक ऐसा सवाल है जो हमें नहीं पता है, और वो है अमाउंट इमेज के एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन का, कि वो एग्जैक्टली कितनी बड़ी होती है या फिर कितनी छोटी होती है, या फिर इमेज के डिस्टेंस का, कि जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे होता है तो इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनती है। प्लस और भी सवाल जैसे कि लेंस और मिरर का कर्वेचर कितना रखना है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, क्योंकि इस सेशन में सिर्फ सुनना नहीं है, आपको सॉल्विंग भी करनी है। मेन गोल हमारा इस सेशन का है न्यूमेरिकल्स की सॉल्विंग करना, और न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ इस तरह के। न्यूमेरिकल्स पे हम जाएं इससे पहले हमें न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूलाज में आने वाली टर्म्स को समझना है। ये फॉर्मूलाज और उनकी टर्म्स की डिटेल्स ध्यान रहेंगी तो सारा काम ईजी होएगा। तो सबसे पहले बात यहाँ शुरू करते हैं मिरर्स के साथ, और इसमें आते हैं दो फॉर्मूलाज। पहला होता है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, और दूसरा होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m = h' h = -v/u। इन दोनों ही फॉर्मूलाज में आती टर्म्स को सीखना हो तो उसको देखते हैं हम इस इमेज फॉर्मेशन डायग्राम के थ्रू। डायग्राम यहाँ पे इस्तेमाल कोई सा भी हो सकता था, जितने भी हमने केस करे हैं उनमें से कोई सा भी। तो सबसे पहले यहाँ पे u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है मिरर के सेंटर P से। फिर v क्या हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस, यानी कि इमेज कितनी दूरी पे है मिरर के सेंटर P से। और तीसरा होता है f, जो कि है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर को आइडेंटिफाई करने वाली डिटेल है, हर मिरर की अपनी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होती है, जो कि बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स f एंड P। और यहाँ पे ये भी ध्यान कर लो कि f हमने निकाला कैसे था, C और P पॉइंट्स के बीच का पॉइंट था f, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि CP = ट्वाइस ऑफ FP। फिर दूसरे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में आती टर्म्स की बात करें तो h' यहाँ पे होता है हाइट ऑफ द इमेज, और h यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन्हीं दोनों टर्म्स का जो रेशियो है h'/h, वही होता है हमारा मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर h' और h की वैल्यूज़ हैं 6 एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 3, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। वहीं पे लेट से अगर h' और h की वैल्यूज़ होती 2 और 6 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन आता 1/3, यानी कि इमेज की हाइट है 1/3 एज कम्पेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो जाते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स में आते फॉर्मूलाज और उनसे एसोसिएट। अब ये जितनी भी टर्म्स हमने सीख ली, इनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर साइन के साथ डलती हैं, और उस सिस्टम को ही कहा जाता है साइन कन्वेंशन। बहुत ही सिंपल सा है ये, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जहाँ पे इस तरफ होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होता है नेगेटिव एक्स, फिर ऊपर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। बिल्कुल इसी सिस्टम पे लगते हैं साइंस इन 99% ऑफ द केसेस, जिनमें डायरेक्शन जो है इंसिडेंट लाइट का वो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। जितने भी हमने इमेज फॉर्मेशन के केसेस करे थे उसमें हमेशा रेस कहाँ से कहाँ जा रही थी, लेफ्ट से राइट की तरफ। बाकी 1% केस न्यूमेरिकल्स के केस में ऐसा आ सकता है जिसमें इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन हो जाए ऑपोजिट, और ऐसे केस में एक्स की जो वैल्यू है वो पलट जाएगी सिर्फ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस तरफ इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है उस तरफ पॉजिटिव मार्क होता है। तो इसी लॉजिक से हम ये भी देख सकते हैं कि वाई एक्सिस की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ्ट। साइन कन्वेंशन की ये जो सारी बात हमने सीखी, अप्लाई ये हमें करनी होती है इमेज फॉर्मेशन के किसी भी डायग्राम पे। उसको देखते हैं अब। इस डायग्राम को आप मैच कर सकते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इसमें इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 99% केस ऐसे ही हैं।
तो यहाँ पे y एक्सिस कौन सा है, जो मिरर है वो y एक्सिस है बेसिकली, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो x एक्सिस है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेगेटिव x कौन सा हो जाएगा, ये वाला। पॉजिटिव y कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला। नेगेटिव y कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। अब इस साइन कन्वेंशन को समझ लेने के बाद वैल्यूज़ के साथ इसको करके देखते हैं। जिन वैल्यूज़ को हम रखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, तो u की जो वैल्यू है, क्योंकि वो नेगेटिव x एक्सिस पे जा रही है, तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। जैसे मान लो u की वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हम उसे क्या रखेंगे, -20 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह से सारी वैल्यूज़ रखी जाएंगी। v की वैल्यू अब यहाँ पे किस साइन के साथ आएगी, वैल्यू इररेलेवेंट है, सिर्फ साइन देखेंगे, पॉजिटिव आएगी। फिर f की वैल्यू किस साइन के साथ आएगी, बता सकते हैं आप, नेगेटिव। h डैश इमेज की हाइट किस साइन के साथ आएगी, पॉजिटिव y एक्सिस पे जा रही है तो पॉजिटिव आएगी। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो किस साइन के साथ आएगी, वो भी पॉजिटिव y पे जा रही है तो वो भी पॉजिटिव आएगी। इस तरह से हम सारी की सारी वैल्यूज़ को साइन के साथ रखेंगे फॉर्मूला में। इन सारी टर्म्स के ये जो अलग अलग साइंस हमने निकाले हैं, इनको याद नहीं करेंगे। इसका एक कारण ये भी है कि न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल ये साइंस चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन को समझते हैं, तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसी वक्त इसको निकाल लेंगे। अब हम रेडी हैं न्यूमेरिकल्स पे बात करने के लिए, और न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाऊं उससे पहले एक चीज़ जान लो कि जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं वैसे वैसे हम साथ के साथ उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको लिखते चले जाते हैं। तो बात शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल हमारा कहता है कन्वेक्स मिरर हैज़ अ, अब क्योंकि मिरर कन्वेक्स है तो हम इसका स्टार्टिंग डायग्राम सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे, इससे वैल्यूज़ को लिखने में आसानी होती है। और ये डायग्राम बना है बेस्ड ऑन की डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर से किधर है, लेफ्ट टू राइट, 99% केस में जो होता है। तो जब भी ना दे रखा हो तो इसी तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इट हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि C और P के बीच का डिस्टेंस, यानी कि प्लस x एक्सिस पे ये वाला डिस्टेंस r से डिनोट करते हैं इसको, तो वैल्यू इसकी हो गई +3 मीटर। इसकी मदद से हम फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। F = r/2। फोकल लेंथ कैसी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, तो f की वैल्यू आ गई 3/2 मीटर प्लस साइन के साथ। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 5 मीटर पे एक बस लोकेटेड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी कि u की वैल्यू कैसी है, माइनस के साथ, -5 मीटर। क्वेश्चन फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है, दूसरी बात नेचर पूछ रहा है, और तीसरी बात साइज पूछ रहा है, यानी कि h डैश के बारे में डिटेल पूछ रहा है। तो जितने भी ये अननोन्स हैं वो भी हम साथ में ही लिख देंगे ताकि हमें क्लियर रहे कि क्या निकालना है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, v की वैल्यू, पोजीशन ऑफ द इमेज। फॉर्मूला हम जानते हैं, मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f। इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं जो वैल्यूज़ हमें पता है। u की वैल्यू -5 और f की वैल्यू 3/2। अब इसकी सॉल्विंग करें तो 1/v जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक तरफ रहने दो, और जो नोन पार्ट है -1/5 उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। एंड एट द सेम टाइम 3/2 रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल में 2/3। अब ये जो इक्वेशन मिली ये अब आसान हो गई है, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालते हैं, 3 और 5 का 15, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। अब इक्वेशन आ जाती है 1/v = 13/15, यानी कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/13 मीटर। ये हमने निकाल ली पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर सबसे एंड में निकालेंगे, और अब जाते हैं दूसरे फॉर्मूला पे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m = h' h = -v/u। अब यहाँ पे क्योंकि h की वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम h' की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, तो m को रख देते हैं यहाँ पे -v/u के इक्वल। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं v की और u की, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 15 और 5 आपस में कटेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी m की 3/13। अब क्योंकि m की वैल्यू नहीं पूछी है तो m की जगह क्या रख सकते हैं, h'/h, यानी कि h' h = 3:13। ये हमारा रिलेशन आ गया h' और h के बीच में। अब फाइनली हम नेचर निकाल सकते हैं। क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो नेचर कैसा होता है इमेज का, हमेशा ये हम जानते हैं, इसको फॉर्मूला से निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी के साथ हमारा ये पूरा न्यूमेरिकल हो जाता है सॉल्व। जितने भी न्यूमेरिकल्स मिरर्स में बनते हैं वो सब इसी तरह के होते हैं। देखो न्यूमेरिकल जो है वो बिना प्रैक्टिस के क्लियर नहीं होता है,
तो पेन पेपर उठाओ और अगला न्यूमेरिकल आपके लिए है, वो आप सॉल्व करिए। आपका न्यूमेरिकल है ये। एक डिटेल यहाँ पे और सुन लो। सेकंड लाइन इस क्वेश्चन में कहती है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब स्क्रीन प्लेसमेंट की बात करें तो स्क्रीन बेसिकली वहाँ प्लेस होती है जहाँ पे इमेज बनती है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली वो v की वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। अब बिल्कुल जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था वैसे ही करो। पहले स्टार्टिंग डायग्राम बनाओ, फिर जो वैल्यूज दे रखी हैं वो लिखो, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज निकालना और फिर साइज ऑफ इमेज, नेचर सबसे एंड में लिख देना। तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे वीडियो को पॉज करो और सॉल्विंग स्टार्ट करो। आंसर हमारे क्वेश्चन का आता है v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर एंड h डैश इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर और नेचर इमेज का आता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन अगर आप सक्सेसफुली सॉल्व कर पाए हैं तो कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर ड्रॉप करिए। इस टॉपिक का काफ़ी सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, तो इस पॉइंट पे एक फन फैक्ट आपके लिए। दुनिया का जो सबसे बड़ा लेंस है वो दिखाई देता है कुछ ऐसा, LSST टेलीस्कोप लेंस, 1.5 मीटर से भी ज़्यादा डायमीटर। इसके साइज का अंदाज़ा लगाओ इसके बराबर में खड़े इंसान को देखकर। और यही है हमारे टॉपिक का सेकेंड हाफ सेक्शन, लेंसेज। जो बातें हमने मिरर्स में करी, अब हम उसी तरह की बातें करेंगे लेंसेज के अंदर। बात यहाँ पे काफ़ी लेवल पे सिमिलर चलती है। पहला फॉर्मूला इस बार मिरर फॉर्मूला ना कहलाया जाता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और दूसरे फॉर्मूले का नाम सेम है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ध्यान दिया हो आपने तो मिरर्स के फॉर्मूला में से कंपेयर करें तो एक ही चेंज है यहाँ पे। मिरर वाले दोनों फॉर्मूला के अंदर अगर प्लस u की जगह आप रख दें माइनस u तो आपको मिल जाते हैं ये दोनों फॉर्मूलाज। इसके बाद इन दोनों फॉर्मूला में आने वाली टर्म्स की बात करें एंड एट द सेम टाइम साइन कन्वेंशन की भी बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें वैसी ही हैं जैसे हमने मिरर्स में करी थी। जैसे कि इस वाले इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम को अगर हम देखें, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ, मैक्सिमम केस यही वाले थे। तो यहाँ पे u की वैल्यू किस साइन के साथ आएगी, आप बता सकते हैं नेगेटिव। फिर v की वैल्यू कैसी आएगी, अगेन यू कैन टेल पॉजिटिव। h डैश की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी, वो जा रहा है नेगेटिव y एक्सिस पे तो नेगेटिव आएगी। और ऐसे ही h की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो पॉजिटिव आएगी। तो ये चार टर्म्स तो बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे हमने मिरर्स में करी थी। बाकी यहाँ पे एक टर्म है फोकल लेंथ, उसको ध्यान करते हैं। उसमें ये सवाल आता है कि लेंसेज के केस में 2 फोकल लेंथ हैं, तो हम कौन सी वाली फोकल लेंथ को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जो फोकल लेंथ इन्वॉल्व हो रही है एक डायग्राम में उसी को हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि कन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा राइट हैंड साइड वाली फोकल लेंथ यूज आती है, वहीं से लाइट रे पास हो रही होती है, तो यहाँ पे ये वाली फोकल लेंथ कंसिडर होती है। यानी कि फोकल लेंथ यहाँ पे कैसी हो गई, पॉजिटिव साइन के साथ। और ये ध्यान करो कन्वेक्स लेंस के क्या एक केस में ट्रू था या सारे केस में, सभी केस में ट्रू है ये। फिर बिल्कुल इसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी कर सकते हो। उसमें कौन सी फोकल लेंथ इस्तेमाल हो रही है, लेफ्ट वाली या राइट वाली, वो हो रही है, बता सकते हैं आप, लेफ्ट वाली। यानी कि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, नेगेटिव। और इसमें भी सारे ही केस में ऐसा होता था कि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। तो ये हमारी हो गई लेंसेज के केस में फॉर्मूलाज और टर्म्स की बात कंप्लीट। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे। सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे हमने मिरर्स में करी थी, कोई चेंज नहीं है। न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। तो इसका क्या बना लेंगे, पिछली बार करा है हमने स्टार्टिंग डायग्राम। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, किसकी वैल्यू दे दी, h की वैल्यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ प्लेस होता है ऑब्जेक्ट, ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, तो u की वैल्यू हो गई -45 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कौन सी इस्तेमाल होनी है, राइट वाली, अभी चेक किया था हमने, यानी कि वैल्यू हो गई +15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ये हमने पहले डिस्कस किया है, इस बार ये क्या पूछ रहा है, v की वैल्यू। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, वही पहली बार की तरह h डैश और नेचर की भी डिटेल्स पूछ रहा है। ये लिख ली हमने सारी डिटेल्स जो दे रखी हैं और जो पूछी गई हैं। बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे भी निकालेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज। और फॉर्मूला अब कौन सा लग गया, लेंस फॉर्मूला। इसमें पुट करेंगे गिवन वैल्यूज, u की वैल्यू है -45, f की वैल्यू है +15। वेरिएबल पार्ट 1/v को लेफ्ट साइड पे ही रखा और जो कांस्टेंट पार्ट है 1/45 उसको दूसरी तरफ ले गए, उसका साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया। फिर उसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया 45,
सॉल्विंग करी तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1/v इज इक्वल टू 2/45, यानी कि v की वैल्यू हो गई 22.5 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल ली पोजीशन ऑफ द इमेज। अब क्या करेंगे, दूसरी चीज़ क्या निकालते थे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से h डैश। इस बार h की वैल्यू पता है क्योंकि, तो हम यूज़ करेंगे h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं v और u की, 45 और 45 हो जाता है कैंसिल, ऊपर का अपॉन 2 है और वो नीचे आ जाता है, तो h डैश अपॉन h की वैल्यू आ गई -1/2, और हमने यहाँ पे h की जगह क्या रख दिया, +4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास h डैश इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल ली साइज ऑफ द इमेज। फिर लास्टली नेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा नेचर कैसा होता था, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो जाता है हमारा ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब मेरा काम यहाँ पे हो गया है कंप्लीट और आपका काम होता है शुरू। तो आपका दूसरा सॉल्विंग का न्यूमेरिकल है ये, कॉन्केव लेंस हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर इफ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो बिल्कुल पिछली बार की तरह वीडियो को पॉज करिए और अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर इस बार आपका आना चाहिए v इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर, h डैश की वैल्यू आनी चाहिए h/4 और नेचर यहाँ पे आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाला न्यूमेरिकल भी आपने सही किया है तो इस पॉइंट पे कमेंट में एक थम्स अप ड्रॉप करिए। प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग और दे रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम दे रखा है और उसी को यूज़ करके आपको सॉल्विंग करनी है। न्यूमेरिकल ये 1% वाले केस पे आधारित है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट है राइट से लेफ्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट भी यहाँ पे चेंज कर दी गई है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे जितनी भी गिवन वैल्यूज़ के प्लस माइनस के साइन हैं उनको ध्यान से लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस क्वेश्चन की सॉल्विंग भी करनी ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ये सोच के बताइए कि यहाँ पे u, f और h के साइंस क्या क्या होंगे। u का साइन यहाँ पे होगा नेगेटिव, f का साइन यहाँ पे होगा पॉजिटिव और h का साइन यहाँ पे अगेन होगा नेगेटिव। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट लेंस के पोर्शन के ऊपर। अब हम चलेंगे अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में और सीखेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट, नाम जिसका है पावर ऑफ लेंस। ध्यान करो कि लेंस का जो पूरा कंसेप्ट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस्ड था कि लेंस पे जो लाइट इंसिडेंट होती है वो उसको बेंड करने की एबिलिटी रखते हैं और लेंस के इसी नेचर से रिलेटेड होती है पावर ऑफ लेंस। डिफाइन इसको कर सकते हैं एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा कोई लेंस अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट, जो लाइट उस पर आ रही है उसको बेंड करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी। इस बात को दोनों लेंसेज कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए समझें तो कन्वेक्स लेंस के केस में हम जानते हैं कि वो लाइट को हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे इसको आसानी से समझने के लिए दो कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। पहले का कर्वेचर है कम और दूसरे का कर्वेचर है ज़्यादा। यही कारण भी है कि पहले का रेडियस दूसरे के रेडियस से ज़्यादा है, विच मीन्स कि एक की फोकल लेंथ ज़्यादा है और एक की फोकल लेंथ कम है। और अब हम इन दोनों लेंस की पावर चेक करने के लिए इन पे पैरेलल रेज इंसिडेंट करते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज पास कहाँ से होती हैं, फोकस से, यानी कि दोनों लेंसेज में रिफ्रैक्शन के बाद पाथ होगा ये, जहाँ पे एक में तो रेज कम बेंड कर रही हैं और दूसरे में रेज का बेंड ज़्यादा है। इन दोनों ही एग्जाम्पल से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेंड के, और क्योंकि बेंड यहाँ पे सिग्निफाई करता है पावर, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर ऑफ लेंस के। ये तो हुई कन्वेक्स लेंस की बात। बिल्कुल ऐसे ही कनकेव लेंस में करते हैं, जहाँ पे हमने सीखा था कि रेज डाइवर्ज होती हैं, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा उतनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे दो कनकेव लेंस लेते हैं, पहले का कर्वेचर है कम, दूसरे का कर्वेचर है ज़्यादा। तो पहले की फोकल लेंथ है ज़्यादा और दूसरे की फोकल लेंथ हो जाएगी कम। और इस बार अगेन हम पिछली बार की तरह बैंड को देखें तो पहले के केस में बैंड कम है और दूसरे केस में बैंड ज़्यादा है, यानी कि इस केस में भी रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं पिछले वाले केस से। तो हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ यहाँ पे भी पावर ऑफ लेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंक्लूजन ये हो गया कि दोनों ही लेंसेज में, कनकेव या कन्वेक्स, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी एंड वाइस वर्सा। यही मीनिंग है पावर ऑफ लेंस का। बिल्कुल इसी बात को कहता कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, दैट इज P इज इक्वल टू 1 अपॉन F।
और फोकल लेंथ इस फॉर्मूला में हमेशा रखी जाती है मीटर्स के अंदर। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर टू द पावर -1, और इसी यूनिट को डायोप्टर के नाम से भी जाना जाता है, इन स्मॉल डी। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे देगा या फिर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ दे देगा और उसकी पावर पूछेगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है बस कि फोकल लेंथ जो है उसको साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, और हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव और कनकेव में नेगेटिव। तो आंसर यहाँ पे अपने आप निकालिए, और आंसर यहाँ पे आता है ये, कन्वेक्स लेंस की पावर है 5D जबकि कनकेव लेंस की पावर है -4D। ये हो जाता है फिनिश हमारा ये छोटा सा कंसेप्ट। इस पॉइंट तक प्रॉपर्ली पहुंच गए हैं तो वेरी वेरी वेल डन टू यू, क्योंकि हमारा चैप्टर 9 हो गया है कंप्लीट। काफ़ी मेहनत हुई है इस चैप्टर में, लेंथी चैप्टर था ये। अगले सेशन में हम बात करेंगे फुल चैप्टर इन वन शॉट पर किसी दूसरे चैप्टर के लिए। अभी के लिए बाय बाय।